मैं डॉक्टर डी.एन. बंजारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट MMR PG कॉलेज चांपा। आज आपको MA 4th सेमेस्टर मुगल कालीन भारतीय राजनयन एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुगल काल में कृषि तथा उद्योग में तकनीकी परिवर्तन के संबंध में आज इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। मुगल शासनकाल में आर्थिक दशा समृद्ध थी। इस शासनकाल में कई बड़े बड़े नगर समृद्धशाली थे। मुगल काल में कृषि व व्यापार के दृष्टिकोण से उन्नतशील थे ही साथ उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। प्रमुख रूप से कपड़ा उद्योग में ढाका, बनारस, बिहार, बंगाल, गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग, कश्मीर के ऊनी वस्त्र प्रसिद्ध थे। मुगल शासन स्वयं कारखानों को संचालित करती थी, जहां हजारों श्रमिक कार्य करते थे। व्यापार विशेष रूप से हिंदू व्यापारियों के हाथ में था। इस काल में व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र दिल्ली, आगरा, बनारस, लाहौर, सूरत, मछलीपट्टनम आदि स्थान थे। भारत की विदेशी व्यापार फ्रांस, चीन, पूर्वी अफ्रीका, रूस और पश्चिम यूरोप से होता था। व्यापार की आय से देश मुगल काल काफी संपन्नशाली था, जो एक प्रकार के बैंकिंग कार्यप्रणाली भी इस मुगल काल की विशेष रूप से संस्था थी जो संचालित थी। मुगलकालीन आर्थिक जीवन के बारे में आईने अकबरी में इस बात का जिक्र हुआ है और विदेशी लेखकों के संस्मरण से मुगलकालीन कृषि उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाबर के भारत आक्रमण के समय भारत की आर्थिक दशा समृद्धशाली थी। स्वयं अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में बाबर ने लिखा है, भारत के गांव थोड़े ही समय में आबाद व बर्बाद हो जाते हैं। जब जब कृषि की ओर उचित ध्यान और कृषकों को समुचित प्रोत्साहन दिया जाता था, कृषि और खलिहानों में फसल का अपार वैभव नाचता था। परंतु किसी युद्ध या राज्य परिवर्तन के समय दूर दूर तक विनाशी दिखाई देता था। यह भारत देश हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी। विदेशी लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। यहाँ के बने कपड़े विदेशों में विलासिता की सामग्री समझा जाता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग थे। मुगलकालीन कृषि। मुगल काल प्रमुख व्यवसाय कृषि प्रधान था। इनमें ली जाने वाली फसलें गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, चना, दलहन व तिलहन तथा अफीम और नील की खेती भी की जाती थी। इनकी फसलें ली जाती थी। इनके संबंध में शेरशाह सूरी के शासनकाल में कृषि अर्थव्यवस्था इस प्रकार है। शेरशाह अपने जागीर क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से कहता था, सब मुकद्दम और मुजारियां उसके परिश्रम पर इलाके की समृद्धि निर्भर है और गांव के सब पटवारी मेरे पास आए, ऐसा आदेश देते थे। उसने देश की समृद्धिशाली खुशहाल हेतु किसानों, सैनिकों से आग्रह किया कि वे उनके कार्यों में उन्हें सहयोग दें। उनके किसानों पर अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इसी हेतु उन्होंने जरिमाना और महासालाना नियत कर दी। कृषकों के उपज के अनुकूल कर लिए जावें और कृषकों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुगल भारत एक समृद्धशाली सभी के सहयोग से संभव है। इतिहासकार कहते हैं कि किसान समृद्धि के साधन हैं। यदि कोई गरीब किसान
भूमि कर देने में असमर्थ है तो भूमि कर वसूलना क्रूरता का प्रतीक माना जाता था। आमिल व रैयत, रैयत मतलब किसान, किसानों में द्वेष बढ़ने पर कठोरता से कर वसूलने का आदेश देते थे ताकि अन्य लोग उनके लिए एक सबक बन सके और कृषक कर देने में कोई कोताही या धोखा न दे सके। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में शेर शाह के शासन प्रबंध और उसकी महत्वाकांक्षा का भूरी भूरी प्रशंसा की है। साथ ही साथ सम्राट बाबर ने अपने मीर खलीफा को चेतावनी दी कि यह अफगान छोटी छोटी बातों से विचलित होने वाला नहीं था, वह भविष्य में एक महान व्यक्ति हो सकता है। यह शेर शाह सूरी के संबंध में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। शेर शाह सूरी के भू राजस्व सुधार, इनके बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, कर का निर्धारण। दूसरा, भूमि की अदायगी अर्थात भूमि का स्वरूप, भूमि का प्रकार किस प्रकार है उसी प्रकार उसकी अदायगी ली जाती थी। तीसरा, सरकारी मांगों का अनुपात। शेर शाह सूरी के शासनकाल में वाकियात ए मुस्ताखी ने लिखा है कि शेर शाह सूरी के राज्य में लगभग 1,16,000 परगने थी। कर जो ली जाती थी उपज का 1/3 भाग, भूमि के प्रकार में गुणवत्ता के आधार पर कर ली जाती थी। अमीनों का प्रत्येक 2 वर्ष में शेर शाह सूरी के शासनकाल में ट्रांसफर हो जाती थी ताकि किसी भी प्रकार का घूसखोरी न हो। नियत रूप से नियत समय में कृषकों को अमीनों के द्वारा लाभ दिया जा सके। आईने अकबरी में अकबर के शासन काल के संबंध में कहा गया है कि अकबर के शासन काल में 2 प्रकार के फसलें ली जाती थी। एक रबी फसलें जो 16 फसलों का उल्लेख है। दूसरा खरीफ फसल, इसमें लगभग 25 फसलों के उल्लेख के बारे में जिक्र हुआ है। अकबर के शासनकाल में भारत में तंबाकू लगभग 1604-5 में पुर्तगालियों से लाई गई। इसके साथ साथ मक्का के बारे में, मक्का अमेरिका से भारत में लाया गया। इस प्रकार भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। भूमि की माप का सर्वेक्षण कराया जाना और सर्वेक्षण के अनुसार 1/3 भाग कर लिया जाते थे। राज्य की भूमि खालसा भूमि कहलाता था। इनके संबंध में, सम्राट अकबर के संबंध में डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी के शब्दों में, अकबर के शासनकाल में जो सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक उन्नति हुई उनमें राजपूतों का विशेष रूप से योगदान था। अकबर शासन के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक परिवर्तन किए। उन्होंने इस बात का जिक्र आईने अकबरी में लिखा है। आईने अकबरी में खासकर गोंडवाना राज्य के संबंध में कहा गया है कि गोंडवाना राज्य एक समृद्धशाली राज्य था। प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्रा व हाथी से की जाती थी। इस प्रकार वित्त विभाग का प्रमुख जो है वजीर कहलाता था। इस समय वजीर टोडरमल था। जहांगीर के शासनकाल, जहांगीर ने भी शासन तंत्र में सुदृढ़ता बनाने का कार्य किया। उन्होंने भूमि के हरण पर निषेध किया। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। उन्होंने न्याय की जंजीर सोने की जंजीरों से बना था, जिसमें कोई भी सताए हुए व्यक्ति उस सोने की जंजीरों से घंटी बजा करके न्याय की फरियाद कर सकता था और जहांगीर उसका निराकरण या न्याय प्रदान करते थे। शाहजहां के शासनकाल, शाहजहां के शासनकाल में जागीर प्रथा के पुनरुत्थान हुई। शाहजहां के शासनकाल में
सामूहिक लगान अब अपवाद न रह करके सामान्य नियम बन गए। लगान वृद्धि तो हो गया, लगान वृद्धि लगभग शाहजहां के शासनकाल में 1/3 से लेकर के 1/2 भाग अर्थात आधी भाग हो गई। कृषक अपने कब्जे के सारी भूमि पर लगान देते थे, चाहे वह उस भूमि को जोत पाए या नहीं जोत पाए। भूमि कर इस समय लगभग 40 करोड़ रुपया हो गया था, प्राप्त होता था। कृषकों का शोषण हो रहा था, चाहे जमींदारी हो या सरकारी कर्मचारी। शाहजहां के काल में भी भीषण अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा। यह दुर्भिक्ष जो है, अकाल जो है, गोलकुंडा दक्षिण भारत में, अहमदनगर, गुजरात व मालवा विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। इनके संबंध में समसामयिक इतिहासकार लिखते हैं कि मनुष्य एक रोटी बेचने के लिए अपने प्राण बेचने को व्याकुल था, परंतु ग्राहक का नितांत अभाव था। बहुत दिनों तक बकरी के मांस के नाम पर कुत्ते के मांस बिकता रहा। आटे में हड्डियों का चूर्ण बना करके उपयोग किया जाने लगा। सिंचाई हेतु शाहजहां ने रावी नहर का निर्माण कराया गया। ये रावी नहर रावी से लेकर के लाहौर तक लगभग 98 मील लंबी थी, उन्होंने बनवाया, जिसको कृषि के अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु उपयोगी सिद्ध हुआ, जिसको नहरे फैज कहा जाता था। दूसरा नहरे साहिब, जिसको फिरोज शाह ने बनवाया था, उसको ठीक करने का कार्य उन्होंने किया। लोग एक दूसरे के कार्यों में सहयोग प्रदान करने लगे। मुगल सम्राट को इन बातों का, दक्षिण भारत के दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी होने पर उन्होंने सहयोग हेतु बुरहानपुर में प्रत्येक सोमवार को लगभग 5000 गरीबों को 5000 रुपये बांटते थे। इसके साथ साथ अहमदाबाद में भी भारी पैमाने पर लगान माफ कर दी गई। 1646 वर्ष में वर्षा के अभाव के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। जब उसको जानकारी हुई, अवगत हुआ, तो सम्राट ने किसानों की सहायता की। किसानों की सहायता के खेती के विस्तार के लिए तथा बेहतर बनाने के लिए किसानों को तकाबी या ऋण दिया जाने लगा। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था। वह एक मजदूर की भांति मेहनत करता था, इसलिए फिजूल खर्ची, शान शौकत पर रोक लगा दिया गया। मुगलकालीन खाद्यान्न प्रमुख फसलें गेहूं, बाजरा, दाल आदि। मुगलकालीन नकदी फसलें गन्ना, कपास, नील तथा रेशम की खेती की जाती थी। मुगल काल में नील की खेती वाले क्षेत्र हैं बयाना, गुजरात, सरखेज इत्यादि जगहों पर खेती की जाती थी। साथ साथ मुगल काल में कृषक भूमि या कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए वनों को काट करके तैयार किया जाने लगा, जिसको वनकटी कहा जाता था। मुगल कालीन शासन व्यवस्था के शासनकाल में एक दहशाला व्यवस्था का प्रयोग किया जाने लगा। इसके प्रणेता टोडरमल रहे हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों का विगत 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल करके उसका औसत 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, जो नगद होते थे। इस प्रणाली में लगभग 1/10 भाग प्रत्येक वर्ष वसूला जाने लगा, जिसे माल-ए हरसाला कहा जाता था। प्राचीन काल की भांति मुगल काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान था।
मुगल साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। सिंचाई तकनीकी मुगल काल में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर होते थे। मानसून पर निर्भर होने का मतलब एक प्रकार का जुए खेलने के समान था, क्योंकि जल का स्रोत वर्षा होती थी, हमको मानसून पर निर्भर होना पड़ता था। आगे चल करके मुगल काल में अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तन हो गया। अनेक स्थानों पर कुएं, बांध, नहरों का निर्माण कराया जाने लगा। इस प्रकार उन्नत कृषि कार्य तकनीकी किया जाने लगा, कृषि का विस्तार होने लगा। इस प्रकार पूर्वोत्तर बंगाल में नील की खेती करने लगे, कृषि उद्योग का विकास होने लगा, लोगों को जीवन यापन मूलभूत परिवर्तन होने लगे थे। 17वीं शताब्दी में पूर्वी बंगाल में इस्लाम का प्रचार हो रहा था। कृषक वर्ग, मुगल कालीन कृषक वर्ग। पहला वर्ग था खुद काश्त, जिसको माली के जमीन कहा जाता था, अर्थात वह व्यक्ति उसी गांव का होता था, उसको बेचने का अधिकार होता था, भूमि स्वयं का स्वामित्व माना जाता था। दूसरा पाही काश्त, वे किसान जो दूसरे गांव से आकर के अस्थायी रूप से बस जाते थे। भूमि उतनी उनके पास होते थे जितनी उनका परिवार का परिश्रम करके उपयोग किया जाता था। तीसरा मुजारियाना, इतनी कम भूमि जितना परिवार के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात भूमि किराए पर लेकर के कृषि कार्य करते थे। अब आपको मुगल कालीन उद्योग धंधे के बारे में बता रहे हैं। मुगल कालीन उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग काफी उन्नतशील था। सरकार का पूर्ण नियंत्रण था इसमें, विदेशों से निर्यात होता था। भारत के निर्मित कपड़ों को केलिको कहा जाता था। भारत के निर्मित कपड़ा को केलिको कहा जाता था। जहांगीर के समय अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ चमड़े उद्योग को भी बनाए रखने के लिए बहुत उन्नत व्यवस्था था इसमें, आगरा और कानपुर। मिट्टी उद्योग में बनारस और दिल्ली, गुड़ और चीनी उद्योग में बंगाल, गुजरात, रेशम उद्योग में खास करके आगरा, दिल्ली, ढाका, लाहौर और बंगाल इत्यादि। रेशमी कपड़ा विदेशों से भी मंगाया जाता था, जिसे पटोला कहा जाता था। तांबे की खानों लगभग मध्य भारत और राजस्थान इत्यादि स्थानों पर पाया जाता था। हीरो की खाने, मुख्य रूप से हीरो की खाने गोलकुंडा एवं छोटा नागपुर क्षेत्रों से प्राप्त होते थे। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा से मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट प्रदान किया था। इस प्रकार मुगल काल में और अन्य क्षेत्रों में भी आविष्कार विस्तार हुआ। जैसे इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया, जो सुगंधित तेल और गुलाब जल जैनपुर, गुजरात से उत्पादन होते थे। समुद्री जहाजों का भी निर्माण बहुत उन्नतशील तो नहीं था, लेकिन अकबर ने इसके लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की। औरंगजेब के शासनकाल में नौसेना तैयारियां किया जाने लगा, नौसेना का गठन किया जाने लगा। इसके लिए औरंगजेब ने अबिसिनियाइयों से एवं जंजीरा से सहयोग प्राप्त करके नौसेना तैयार किया, जो मुगल साम्राज्य में नौसेना समृद्धशाली थी। मुगल कालीन आयात और निर्यात के संबंध में कहेंगे तो विभिन्न भूभाग अलग अलग क्षेत्रों में आयात निर्यात होते थे। आयात में मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, इस्पात, शीशा, दर्पण, कांच, शराब, घोड़े, पारा और मूंगा इत्यादि आयात की जाती थी। आयात मतलब आते थे। दूसरा निर्यात, जो भारत से
अन्य देशों को जाता था। जैसे सूती वस्त्र उद्योग से तैयार की जाने वाली वस्तुएं, गरम मसाले, मलमल के कपड़े, हल्दी, नमक, अफीम, सोरा, हीरे मोती और चीनी और अफीम, औषधि इत्यादि निर्यात किए जाते थे। अंत में ये कहा जा सकता है निष्कर्ष के रूप में, मुगल कालीन कृषि अर्थव्यवस्था उन्नतशील था। औद्योगिकीकरण या औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए नए उद्योग स्थापित किए गए। ये नए नए उद्योगों में नए तकनीकी के माध्यम से किया जाने लगा, जो कम समय में अच्छे से अच्छे माल तैयार किया जाने लगा। ये नई तकनीकी के माध्यम से उन्नत कृषि, बीज, औषधि लोगों के जीवन में एक नई क्रांति ला दी। थैंक यू।